बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर है और ये इंडो पाक हिस्ट्री का लेक्चर है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा आपको ये बता दूं कि कौन कौन से जो न्यू लेक्चर्स हैं मैंने उनका रिटन मटेरियल अपनी वेबसाइट के ऊपर रख दिया है। तो उसमें तो एक तो ये है कि शाह वलीउल्लाह का जो लेक्चर है मैंने एक तो पहले बनाया हुआ था, इसको मैंने अपडेट करके इस लेक्चर को विद रिटन मटेरियल अपनी वेबसाइट के ऊपर रख दिया eastwestknowledge.com के नाम से। मैं इसका लिंक दे दूँगा। दूसरा फिर मैंने लेक्चर सैयद अहमद शहीद के ऊपर रख दिया है और फिर सर सैयद अहमद ख़ान, ये मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। उसके अलावा अब ये एक और लेक्चर था मेरा कांग्रेस के ऊपर, वो इसका यहाँ पर नहीं है लेकिन वो इसी का हिस्सा ज़रूर है इंडो पाक हिस्ट्री का। उसमें अभी ये जो है दूसरा लेक्चर जो है वो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शिमला डेपुटेशन होगा और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट एंड कायदे 14 पॉइंट। इस सारे सिलेबस को मैं जो है इसी मंथ के अंदर इंशाल्लाह ताला विद रिटन मटेरियल कवर कर दूंगा। उसके अलावा जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, मोहम्मद बिन कासिम की अराइवल से लेकर जो लोधी डायनेस्टी है वहाँ तक तकरीबन मेरा जो है वो डाटा कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको रख दिया है। सिर्फ एक लेक्चर रहता है बनाने वाला, वो तकरीबन 1-2 दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा लोधी डायनेस्टी के ऊपर। तो वो सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा विद रिटन मटेरियल और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो इसको ज़रा अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री का लेक्चर है और टॉपिक है लेक्चर का नाम वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, उसको हम ज़रा स्टडी करते हैं। फिर इसको लेक्चर को मैंने बनाया, मेरा नाम वेबसाइट जो है वो eastwestknowledge.com के नाम से वेबसाइट है। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। इंडो पाक हिस्ट्री का लेक्चर है ये। और सबसे पहली चीज़ हम जो स्लाइड है वो पढ़ेंगे जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजूहात क्या थी, उसके असबाब क्या थे। तो इसको मैंने 3-4 किताबों से कंसल्ट किया है, तो उसमें मैं आपको ज़रा हर किताब का अपना अपना व्यू है मैं वो बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जिस वक्त 20वीं सदी का आगाज़ था, ये इब्तदा थी, तो बंगाल उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा प्रोविंस था सब कॉन्टिनेंट का, 2 हवाले से, पॉपुलेशन और टेरिटरी के हवाले से। उसमें एरियाज़ जो थे बिहार का, उड़ीसा का और आसाम का, जिसको बंगाल के अंदर इंक्लूड किया गया था। उसके अलावा लेकिन बंगाल को फुल स्टेटस नहीं दिया गया था, प्रोविंस का फुल स्टेटस नहीं दिया गया था। ये जो मैंने एरियाज़ के आपको नाम लिए हैं जिसमें बिहार, उड़ीसा और आसाम, इसको बंगाल में शामिल तो कर दिया गया था, एरिया को बड़ा एरिया बन गया था ये आबादी और रकबे के लिहाज से, लेकिन इसको स्टेटस नहीं दिया गया था प्रोविंस का। उसके अलावा फिर दूसरे कई ओकेजन्स के ऊपर, वाक़यात के ऊपर जो है ऑफिशियल ने प्रपोज़ किया था कि इसके एरिया को कट किया जाए। उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। 1874 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम थे, जिसमें सैलट था, गोपाड़ा थे और कोचार थे, इनको बंगाल से सेपरेट किया गया था इनकी, ताकि इसकी आबादी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल थी, लेकिन फिर भी करने के बावजूद भी अनकंट्रोलेबल ही रही थी। फिर 1892 के अंदर, 1892 के अंदर, जो कमिश्नर ऑफ चिटागोंग थे, उन्होंने प्रपोज़ किया कि सेपरेट कर दिया जाए ईस्ट बंगाल को। बट द प्रपोज़ल जो है, लेकिन ये प्रपोज़ल इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, बट द प्रपोज़ल कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अलबत्ता जिस वक्त आमद हुई है, जो नए लॉर्ड आए थे, जिसको लॉर्ड कर्जन कहते हैं, ये इशू जो है वो दोबारा हाईलाइट हुआ और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं इसको सॉल्व करने का ख्वाहिशमंद हूँ। 1901 में इस प्रपोज़ल को पेश किया गया ताकि इंटीग्रेट किया जा सके सेंट्रल बंगाल्स को और मद्रास को एक सिंगल प्रोविंस में। 1901 में प्रपोज़ल पेश किया गया था कि सेंट्रल बंगाल को और मद्रास को इंटीग्रेट किया जाए एक सिंगल प्रोविंस के अंदर। जिस वक्त प्रपोज़ल जो है वो वाइसराय लॉर्ड कर्जन के पास पहुंचा, उसने ऑर्डर किया कि इसको रिकन्सिडर किया जाए, इसकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्टिव प्रोविंस के आफ्टर एक्सेशन ऑफ बरार के इल्हाक के बाद इसको रिकन्सिडर किया जाए इसकी बाउंड्रीज़ को। तो लेकिन फिर भी जो है ये उस लेवल पर ये कामयाब नहीं हो सका। फिर 1905 के अंदर जो है लॉर्ड कर्जन ने विज़िट किया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल टू अप्राइज द पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टीशन। उसके अलावा अब दूसरी वजूहात
ये तो वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको देखना चाह रहे थे। दूसरी वजूहत ये थी कि उस वक़्त जो एक नेशनलिस्ट लीडर उभर कर सामने आ रहे थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्रा पाल थे और लाला लाजपत राय थे। इन्होंने एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी, नेशनलिज्म लेवल पे एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उस मूवमेंट में जो मसला खड़ा हो रहा था कि वो सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस की तहरीक शुरू हो रही थी उस किस्म की। और इसमें एक और इसी तरह की एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट में। ठीक है जी। उसमें यह था कि लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करना छोड़ें। फिर उस वक्त उन्होंने ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बाई करना भी छोड़ दिया था। अब जिस वक्त ये नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने, तो उससे अब जो चीज़ें सामने आई थी, एक तो ये हुआ था कि 1897 के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर था और उसके कुछ साथी थे, वो कत्ल हो गए थे। इन्होंने टेररिस्ट अटैक करने शुरू कर दिए थे इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर। तो ब्रिटिश ने सोचा कि इसको क्लैम्प डाउन किया जाए, किसी तरह से क्लैम्प डाउन किया जाए। तो उसमें फिर उन्होंने सोचा कि हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल कर लेनी चाहिए, हमें बंगाल को तकसीम कर लेना चाहिए। ये उस वक़्त उन्होंने डिसाइड किया। तो बंगाल उस वक़्त लार्जेस्ट प्रोविंस था इंडिया का, और एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट इंक्लूडेड वेस्टर्न बंगाल, जो कि इसकी पॉपुलेशन, जो वेस्टर्न बंगाल की पॉपुलेशन थी वो 54 मिलियन थी, जिस पे 42 मिलियन हिंदूज थे और 12 मिलियन मुसलमान थे। ईस्टर्न जो बंगाल था और उसमें आसाम का इलाका शामिल करके जो पॉपुलेशन थी वो 31 मिलियन थी, जिसमें 12 मिलियन हिंदूज थे और 18 मिलियन मुसलमान थे। इस ह्यूज एरिया को एज अ वन यूनिट गवर्न करना बहुत मुश्किल काम था। तो ये 10 टाइम्स दूसरे प्रोविंस से बड़ा समझा जाता था उस वक़्त। तो ब्रिटिश ने क्लेम किया कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा एरिया है और इसको एज अ वन प्रोविंस गवर्न करना बड़ा मुश्किल है, तो बेहतर यही होगा कि हम इसको 2 स्मॉलर प्रोविंस में तकसीम कर दें। 1903 में फिर वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रपोज़ किया कि बंगाल शुड बी पार्टीशन इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। तो ईस्टर्न प्रोविंस में जो इलाके शामिल थे, जिसमें आसाम का था और 3 दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, और वेस्ट बंगाल में ढाका, चिटागोंग और म्यामन सिंह, ये इलाके शामिल थे। बहरहाल उसके 2 साल बाद जो है वो इसको अमली जामा पहनाया गया। 1905 में इसकी पार्टीशन कर दी थी लॉर्ड कर्जन ने, और उसी ने इसको सजेस्ट भी किया था। तो हिंदू ये बिलीव करते थे कि ये पार्टीशन जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कह रहे थे ना इससे गवर्निंग इशू आ रहे थे, हिंदू कहते थे कि इससे गवर्निंग इश्यूज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये बिलीव करते थे कि हिंदुओं को जो है वो ब्रिटिश मुसलमानों के साथ फेवर करके अब हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करना चाहते थे। तो उनका ये बिलीव था कि ये मच मोर सिंस्टर है ये इसको। तो इस वजह से फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की दंगे फसाद और इस किस्म की जो है वो कम्युनल राइट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्होंने खड़ी कर दी थी इसके ऊपर। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, जिस वक्त ये तकसीम हुई है तो इसमें मुसलमानों का क्या रिएक्शन था, फिर हम हिंदुओं का रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके ऊपर ब्रिटिश ने क्या रिस्पॉन्स किया था वो हम ज़रा बारी बारी देखते हैं। हिंदुओं ने इसकी की थी मुखालफत, सबसे पहली तो बात यह है। बहरहाल मुसलमानों का रिएक्शन हम देखते हैं। मुसलमानों का रिएक्शन ये था कि मुसलमान इसके ऊपर खुश थे और वो ये समझ रहे थे कि अब मुमकिनात में से है, पॉसिबल है कि मुसलमानों की डेवलपमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्तलिफ़ चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से मुसलमानों ने जो उस वक़्त इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी, मुसलमानों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। हिंदुओं ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करें और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए। मिसाल के तौर पर हिंदुओं ने मुसलमानों को लोन देने से इनकार कर दिया, हार्वेस्टरों को थ्रेटन किया मुसलमान लेबर्स को कि हम आपको की छुट्टी करवा देंगे। फिर हिंदुओं ने प्रेशराइज़ करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि वो पार्टीशन को अनडू करें। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की ईस्ट वेस्ट में थ्रेटन किया। हिंदू ने पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ़ एजिटेशंस की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुओं को सपोर्ट किया और डिक्लेयर किया कि मुसलमानों को यूज़ किया जाए। ठीक है जी। और इससे फिर जो है वो दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, हिंदू और मुसलमानों के अंदर कम्युनल राइट्स खड़े हो गए थे और इससे फिर उन्होंने मुसलमानों पर अटैक भी करने शुरू कर दिए थे और ब्रिटिशर्स पर भी हिंदुओं ने अटैक करने शुरू कर दिए थे। उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ ये है कि
इससे मुसलमानों के जो ताल्लुक जो पोजीशन थी, जो मुसलमान इस वक्त मुश्किल हालात में थे उस वक्त, इससे वो ओवरनाइट चेंज हो गई थी। तो जो मुसलमानों से 1867 से ऑनवर्ड जो मिसट्रीट किया जा रहा था ब्रिटिश की तरफ से, तो उससे जो है वो चेंज होना शुरू हो गया था। और उन्होंने वादा किया था हम आपको प्रॉपर एजुकेशन राइट भी देंगे, क्योंकि तमाम एडवांटेजेस जो है वो हिंदू गेन कर चुके थे और वो रिप्लेस करना चाह रहे थे उर्दू को हिंदी के साथ। तो एट लास्ट जो है वो मुसलमानों ने इसको तस्लीम कर लिया था कि ये इस प्रोविंस में मुसलमान मेजॉरिटी में है, इससे जो है वो मुसलमान हिंदुओं के ऑपरेशन रूल से निकल आएंगे बाहर। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुओं का क्या रिएक्शन था इसके बारे में। हिंदुओं तो सबसे पहले नाखुश थे, इन्होंने इसकी मुखालफत की और 1905 में इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी कोलकाता में और पार्टीशन की मुखालफत की और डिसाइड किया कि वो स्वेच्छी मूवमेंट को मज़ीद बढ़ाएंगे। और इन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर दिया था और लोकल प्रोडक्ट्स परचेज़ करने शुरू कर दिए थे। और 16 अक्टूबर को इन्होंने डे ऑफ मॉर्निंग कोलकाता में सेलिब्रेट किया था। ऑन द डे हिंदू बाइकॉटेड एंड हेल्प प्रोटेस्ट रैलीज एवरीवेयर इन इंडिया। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह करने शुरू कर दिए थे। हिंदू ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश ने ये इसको डिवाइड किया है वो अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल की। तो हिंदू जो है वो डोमिनेट कर चुके थे कांग्रेस के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स की जाए। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो थ्रेटन करना शुरू किया। और फिर मैंने आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने जो है वो द डे ऑफ मॉर्निंग मनाया। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब की, लेकिन वो किसी भी तरह से जो है वो हिंदुओं को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके अलावा फिर इन्होंने प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स का इन्होंने इशू खड़ा किया कि हम नमक नहीं ख़रीदेंगे, ब्रिटिश साल्ट नहीं ख़रीदेंगे, कपड़े नहीं ख़रीदेंगे, टैक्स नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेंगे। इस किस्म की सिचुएशन की इन्होंने थ्रेट की। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश ने क्या किया, ये जो हिंदुओं ने प्रोटेस्ट शुरू करना शुरू किया था ना, तो ब्रिटिश ने इसको कैसे डील किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी, जो इमीडिएट स्टेप लिए थे ना ब्रिटिश ने, वो ये था कि इन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई और पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर ये जो 2-4 बंदे जो है ना वो जगह जगह खड़े होकर मीटिंगें ना करें और न्यूज़पेपर में कोई ऐसा वैसा ना छपे। 1906 से और 1908 के दरमियान जो एडिटर्स थे न्यूज़पेपर के, उनको प्रोसिक्यूट किया गया और कुछ को इम्प्रिजन किया गया। फिर 1908 में जो प्रेस एक्ट था उसने गवर्नमेंट को मज़ीद कंट्रोल करने का मौका दिया न्यूज़पेपर के ऊपर। उसके अलावा जो तिलक था, बाल गंगाधर तिलक, इसको जून 1908 में अरेस्ट किया गया, तो उसको 6 साल की सज़ा हुई थी, इम्प्रिजनमेंट, 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट। उसके अलावा फिर रेडिकल लीडर्स जो थे वो इंडिया से भाग गए थे कि वो अवॉइड इससे बच सकें, गिरफ्तारी से बच सकें। तो बहुत जल्द ही जो मुकामी प्रिजन्स थे वो उससे जो है वो जेलें और बैरकें भर गई, जो रेवोल्यूशनरी समझते थे अपने आप को। और जिन पर ज़रा सा भी शक होता था उनको उसी वक्त जो है वो डिपोर्ट करते थे या चार्ज करते थे या काला पानी जैसी जेलों में उनको भेज देते थे। तो ये इस चीज़ को जो है वो इन्होंने इस तरह डील किया था ब्रिटिशर्स ने। उसके अलावा फिर जो है वो दूसरी चीज़ और लास्ट हमारी जो पढ़ने की चीज़ है वो है अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन हो गई थी, फिर इसको कैंसिल कैसे किया गया था, जब हिंदुओं ने प्रेशराइज़ किया गवर्नमेंट को और कहा कि जनाब ये ठीक नहीं है, तो मजबूरन वो हो गए। वो कैसे हुए तो उसको हम देखते हैं। उसी दौरान बरतानिया के अंदर जो पॉलिटिकल पावर में गवर्नमेंट आई थी और जो पार्टी पावर में आई थी वो थी लिबरल पार्टी। ये जो है इस वक्त जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था ना इंडिया के अंदर, जो सियासी बेचैनी थी, ये उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। जो इसके बहुत सारे मेंबर जो है वो लिबरल पार्टी के वो सपोर्टर थे हिंदुओं के, और वो प्रेशराइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को कि वो रीविज़िट करे इस मैटर का। तो जो ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज पंजम था, जिसको जॉर्ज 5 कहते हैं, उसने विज़िट किया था हिंदुस्तान 1911 में। और उसने जो है वो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर एक प्रोग्राम टाइप मुनक्किद किया, जिसमें उसकी ताजपोशी वहाँ पर हुई थी और वहाँ पर ही उसने बैठ के इसको रीयूनाइट कर दिया था, अनलमेंट कर दी थी इसकी, और ईस्ट और वेस्ट को दोबारा जो है वो एक यूनाइटेड प्रोविंस में कर दिया था। अब इस अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुसलमानों के दरमियान जो है वो दोबारा तासुब बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बारहा दफ़ा यकीन दहानी करवाई थी मुसलमानों को कि वो किसी भी तरह जो है वो इसको दोबारा रिविज़िट नहीं करेंगे। तो इस वजह से मुसलमानों ने काफ़ी हद तक ब्रिटिशर का साथ भी दिया था, क्योंकि मुसलमानों को उम्मीद थी कि इनके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। जो
एक्सप्लॉइट होते हुए आ रहे हैं मुसलमान कुछ ख़ास अरसे से। उसके अलावा दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो होप थी मुसलमानों के दरमियान इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, ईस्ट बंगाल से वो बिगन टू डाई, वो मरना शुरू हो गई थी। तो मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम शिमला डेपुटेशन को स्टडी करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पर अख्ताम पज़ीर हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।